अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2025 में जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है आईकॉम का, यानी कॉमर्स स्ट्रीम का, उसका जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है आज उसका हम आंसर की देखने वाले हैं। क्योंकि लगभग 20 से 30% जो है वो मॉडल पेपर से आ ही जाता है। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ सारा ये सब लिखा हुआ है, इस सबको पढ़ लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है, अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। तो सेक्शन ए में हमारा टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसमें से हमको सिर्फ 50 का आंसर देना होता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है सब कुछ माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, यानी इकोनॉमिक्स में जो है लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स का कंसेप्ट किसने दिया था। तो ये कंसेप्ट दिया था रॉबिन्सन ने। यहाँ पे शॉर्ट नेम है रॉबिन्स, लेकिन इनका पूरा नाम है रॉबिन्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनमें से कौन सा जो है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन करने का फैक्टर कौन कौन है। तो लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड माइक्रो इज़ फर्स्टली यूज्ड बाय, यानी वर्ड माइक्रो जो है फर्स्टली सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था। तो जिसने इसको दो पार्ट्स में बांटा इकोनॉमिक्स को, माइक्रो और मैक्रो के, उसी ने यूज़ किया होगा। तो माइक्रो और मैक्रो के दो पार्ट्स में बांटने वाले कौन है, रैगनर फ्रिश थे। तो ये भी जो फर्स्टली यूज़ किया होगा किसने यूज़ किया होगा, रैगनर फ्रिश ने यूज़ किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोज मीन्स स्मॉल, यानी माइक्रोज का मतलब होता है छोटा, बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये जो माइक्रोज मीन्स स्मॉल है, ये वर्ड जो लिया गया है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा की नहीं है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश में बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, यानी कौन सा इकोनॉमिस्ट है जो वेलफेयर नहीं के का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में नहीं दिया था। तो मार्शल, पीगू, कैनन, ये तीनों वेलफेयर के इकोनॉमिस्ट थे सिवाय जेबी से के। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जेबी से, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, यानी एक इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ पे हो गया क्या कि होम टू प्रोड्यूस, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इकोनॉमी हैज़ को एक्सिस्टेंट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कौन सा इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का को एक्सिस्टेंट होता है, 50-50 होता है या 70-30, जो भी दोनों मिलकर चलाता है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म होता है मार्केट बेसिस पे। तो मार्केट बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, यानी स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका स्लोप जो होता है वो सबसे पहले डाउनवर्ड होता है, उसके बाद ये लेफ्ट से राइट आता है, जो कि इसका करेक्टरिस्टिक्स भी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बहुत जगह पे इसको टॉप टू बॉटम भी दिया गया, ये भी सही है कि ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन ज़्यादा सुइटेबल मुझे लगता है कि यही होना चाहिए क्योंकि ये इसका करेक्टरिस्टिक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, यानी कंज्यूमर बिहेवियर को किस में स्टडी किया जाता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया जाता है, इसलिए ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द
फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन, गोसन जो इकोनॉमिस्ट थे उसका फर्स्ट लॉ क्या है? गोसन ने बहुत सारे लॉ दिए इकोनॉमिक्स में, तो उनका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और अगर सेकेंड की बात करें तो लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट लाइन इंडिकेट्स, यानी बजट लाइन क्या इंडिकेट करता है? तो बजट लाइन जो है वो प्राइस रेशियो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मेजर, यानी इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व होता है, तो इसको मेज़र करने वाले स्लोप का नाम क्या है? इसको मेज़र करने वाला स्लोप का नाम है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, यानी कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट का हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे किसी कमोडिटी के, तो मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी घटता रहता है, क्योंकि जो हमें पहले यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलता है वो दूसरे यूनिट से उतना नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के साथ घटता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का दो फार्मूला, एक TUN-TUN-1, लेकिन यहाँ पर वो फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पर हम देंगे चेंज इन TU। ये जो ट्रायंगल का निशान होता है ना, इसको हम इकोनॉमिक्स में चेंज इन पढ़ते हैं, तो चेंज इन TU अपॉन, इसको अपॉन या ड्यूटी भी बोल सकते हैं, ड्यू टू, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वान्टिटी। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, यानी यूटिलिटी को हम किस चीज़ में मेज़र कर सकते हैं? यूटिलिटी मेज़र नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ इकोनॉमिक्स ने कहा है कि इसको मेज़र कर सकते हैं, तो किस में मेज़र कर सकते हैं? तो इसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपोनेटेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, यानी किसने ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी दिया था? यूटिलिटी का दो थ्योरी है, कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल वाला जो है किसने दिया था? तो ऑर्डिनल वाला दिया था हिग्स एंड एलन ने, और अगर कार्डिनल बोले तो वो मार्शल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पिछले वीडियो इकोनॉमिक्स का जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ यूटिलिटी का मीनिंग पूछे तो वन सेटिस्फाइंग पावर भी होता है, यूजफुलनेस भी होता है, मोरालिटी भी होता है, प्लेजर भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड पूछा गया कि इकोनॉमिक्स में इसका क्या मीनिंग है। तो इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग है वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ फिक्स्ड, तो यहाँ पर लैंग्वेज को घुमा दिया गया। हम हमेशा पढ़ते आते हैं टोटल यूटिलिटीज़ मैक्सिमम या टोटल यूटिलिटीज़ कांस्टेंट, यहाँ पर फिक्स्ड बोल दिया गया। इसका भी वही मीनिंग है कि जब टोटल यूटिलिटी फिक्स्ड होगा यानी मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। यानी डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? तो डिमांड कर्व जो होता है, डिमांड कर्व कुछ इस तरह से होता है। तो डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है वो सबसे पहले तो डाउनवर्ड होता है, और दूसरा ये लेफ़्ट से राइट आता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न ऑफ फॉल इन डिमांड। ना तो यहाँ पे चेंज इन डिमांड है, ना चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखना है कि ओवरऑल डिमांड किस चीज़ से कम हो जाता है। तो अगर इनकम फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल होगा, नंबर ऑफ बायर्स फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल होगा, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर फॉल होगा तो भी डिमांड फॉल होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स विच कैन बी अल्टरनेटिवली यूज्ड आर कॉल्ड, यानी वो गुड्स जिसको एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जा सकता है, अल्टरनेटिवली यूज़ किया जा सकता है, वो होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ द राइज इन प्राइस कॉफ़ी प्राइस द डिमांड फॉर टी, अब देखिए कॉफ़ी और टी जो है सब्सटीट्यूट गुड है। अगर टी नहीं मिलेगा तो कॉफ़ी यूज़ कर लेंगे, कॉफ़ी नहीं है तो टी यूज़ कर लेंगे। तो अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम कॉफ़ी नहीं खरीदेंगे, हम टी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो अगर सब्सटीट्यूट गुड में अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी की डिमांड बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दी फॉलोइंग द एग्जाम्पल सब्सटीट्यूट गुड्स इज, यानी इन सब एग्जाम्पल में से सब्सटीट्यूट गुड कौन है, यानी कि जिसको एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जाए। तो टी और शुगर सब्सटीट्यूट गुड नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसको मिलाकर ही ज्वाइंटली यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है शूज़ एंड सॉक्स भी एक दूसरे की जगह पर यूज नहीं होता है। पेन एंड इंक ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी एंड कॉफ़ी सब्सटीट्यूट गुड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज, यानी लग्जरी गुड्स के केस में डिमांड कैसा होगा, यानी किस हद तक बदल सकता है। तो इन इलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा, हाई इलास्टिक होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। तो लग्जरी गुड्स है तो इसमें जनरली होता है डिमांड बढ़ता है, इसका प्राइस जैसे बढ़ेगा इसका डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये हाईली इलास्टिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलास्टिसिटी लेस देन वन। इलास्टिसिटी लेस देन वन का मतलब होता है कि डिमांड जो है प्राइस के बढ़ने से भी डिमांड जल्दी कम नहीं होता है या थोड़ा बहुत कम होता है, तो वो होता है नेसेसरी गुड्स के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपाउंडेड द परसेंटेज और परपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का 3 मेथड है, उनमें से एक मेथड है परसेंटेज मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। ये किसने दिया था, तो ये दिया था प्रोफेसर फ्लक्स ने, इसको प्रोपाउंड किया था प्रोफेसर फ्लक्स ने। अगर यहीं पर हम इसके पर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो उसको दिया था मार्शल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड हैज़, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टोटल 5 टाइप्स हैं। एक होता है 0, दूसरा लेस देन 1, तीसरा 1 और उससे होता है ग्रेटर देन 1, और एक होता है कि इन्फिनिटी। तो उसमें से एक को हम बोल देते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक 0 वाले को, और लेस देन 1 को बोलते हैं इन इलास्टिक। 1 है तो उसको बोल देते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली नहीं यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड, यानी सब्सटीट्यूट गुड के केस में डिमांड कैसा होता है, तो एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी उसका प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए सब्सटीट्यूट गुड है जो दूसरा लोग खरीद लेगा, तो इसका हमेशा जो होता है बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें पॉजिटिव ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर reduces द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, तो कमोडिटी एक्स क्या होगा, यानी अगर इंसान की कंज्यूमर की जो है इनकम बढ़ जाती है तो कोई गुड है उसका डिमांड कम हो जाए, तो नॉर्मली तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे एक गुड्स, 2 गुड्स ऐसा है जिसके केस में इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, तो वो है गिफिन गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स होता है कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड का चेंज हो जाना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, यानी प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, तो प्रोडक्शन जो फंक्शन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फंक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, तो वो रिलेट करता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज, तो एवरेज प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा तो टोटल प्रोडक्ट जो होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू AP होता है, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होता है। नहीं, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट जब मैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन ए फर्म इज़, इन एक फर्म के लिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन फंक्शन है रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल है, बहुत इजीली बन जाएगा, बस इसको समझने की ज़रूरत है। व्हेन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट इज़ 30, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, तो वो 100 यूनिट का 30 है। द एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ 3, तो एवरेज भी दिया हुआ है, क्वांटिटी भी दिया हुआ है, तो हम टोटल निकाल लेंगे तो टोटल हो जाएगा 3 × 100 300, तो ये हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 30 है, तो 300 और 30 हो जाएगा 330। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, तो एवरेज कॉस्ट कर्व का जो शेप होता है वो यू शेप्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो एवरेज कॉस्ट जो होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट में किसको इंक्लूड किया जाता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, इनमें से कौन है जो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, इंश्योरेंस प्रीमियम भी फिक्स्ड होता है, हर महीने पे करना ही होता है, फैक्ट्री रेंट भी फिक्स्ड होता है, इसको भी पे करना ही होता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो होता है ये प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करता है, अगर प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम आर इज सोन एज, एम आर होता है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू होता है चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपन चेंज इन क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मार्केट एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ए आर इज इक्वल टू एम आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। ए आर एंड प्राइस आर सेम, ए आर एंड डिमांड कर्व आर सेम, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर ए आर एम आर और प्राइस तीनों सेम होता है। ए आर जो होता है वो डिमांड कर्व को इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर परफेक्ट की बात होती तो ए और एम आर दोनों कांस्टेंट रहता, लेकिन यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ ए आर कांस्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए फर्म्स इक्विलिब्रियम, फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को पता करने का मेथड कौन कौन सा है, तो टोटल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट दोनों है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ फर्म प्रोड्यूसेस इन द स्टेट ऑफ लॉस विन, इफ़ एक फर्म होता है जो लॉस के कंडीशन में भी प्रोड्यूस करते रहता है, क्योंकि वहाँ पे उसका प्राइस जो होता है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज, यानी कि एक सप्लाई ऑफ गुड्स को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर कौन कौन है, तो प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड एंड इट्स प्राइस, यानी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड और गुड्स के प्राइस में जो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डिमांड के केस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से न्यूमेरिकल, बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेज बाय 60% एंड सप्लाई इंक्रीज बाय ओनली 5%, तो सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या होगा, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी निकालना है। तो इलास्टिसिटी निकालने का है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 5 है और प्राइस में परसेंटेज चेंज 60 है, तो 5/60 जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो लेस देन 1 अगर आ रहा है तो इनइलास्टिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक कौन है, तो वन एरिया, सिंगल प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्रेजेंस ऑफ बायर और सेलर दोनों होना चाहिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज़ ओनली वन बायर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने की बात है, जहाँ पर सिर्फ वन बायर होगा वो मोनोपोली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या फीचर है, तो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट होता है, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होता है, तो ऑल ऑफ दीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मार्केट डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज़ परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि किस कौन से मार्केट में डिमांड कर्व जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि इसमें सबके पास परफेक्ट नॉलेज होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप कुछ प्राइस को अगर बढ़ा कर बेच रहे हो तो दूसरे के यहाँ जा सकता है लोग, तो इसलिए यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसमें एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों कॉन्स्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज़ ओनली वन प्रोड्यूसर, अब देखिए यहाँ पे पिछला क्वेश्चन था ओनली वन बायर, तो वहाँ पे हुआ था मोनोपोली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वन प्रोड्यूसर रहे तो मोनोपोली, प्रोड्यूसर बोल दे या सेलर बोल दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन में कैसा गुड्स प्रोड्यूस होता है, तो होमोजीनियस, यानी कि बिल्कुल एक जैसा, क्वालिटी में, साइज में, हर चीज़ में एक जैसा वो प्रोड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कौन सा फैक्टर जो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करता है। तो यहाँ जहाँ पर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे से मीट करेगा, दोनों कर्व एक दूसरे को काटेगा, वहीं पर इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है डिटरमाइन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करता है, तय करता है। यहाँ पर बोला जा रहा है हु सेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, किसने कहा था कि प्राइस जो होता है डिमांड और सप्लाई दोनों फोर्सेस पर डिटरमाइन होता है, वो कहा था मार्शल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वे, यानी प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है उस पॉइंट पर जहाँ। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ चला गया क्वेश्चन। यानी कि एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है उस पॉइंट पर जहाँ पर क्या, सप्लाई और डिमांड दोनों जो होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड का क्या रीज़न। देखिए यहाँ पे बहुत गौर से देखने वाली बात है, दो तरह का कंसेप्ट होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से होता है, लेकिन चेंज इन डिमांड जो होता है अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से होता है। तो यहाँ पे चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन रिलेटेड गुड और पॉपुलेशन के चेंज होने की वजह से, तो ये सब उसका कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, मार्केट प्राइस किस में फाउंड होता है, शॉर्ट पीरियड में। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल भी, तो वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई जो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, यहाँ पर सप्लाई जो होता है चेंज नहीं किया जा सकता बहुत शॉर्ट पीरियड में। डिमांड इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, डिमांड कहाँ पर एक्सेस होगा, तो डिमांड जब कब एक्सेस होगा, सिर्फ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने से एक्सेस थोड़ी ना हो जाएगा, डिमांड सप्लाई के कंपेयर में देखेंगे कि वो है ज़्यादा है कि नहीं, तो सप्लाई के कंपेयर में जब डिमांड ज़्यादा होगा तो डिमांड इज़ हायर देन सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज और आर द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर्स प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन क्या है, द कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस है, इंडिविजुअल यूनिट को इग्नोर करता है, तो बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़, मैक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है, तो ये पूरे होल लेवल पे, कंट्री लेवल पे स्टडी करता है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस लेवल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, नेशनल इनकम, सबको ये स्टडी करता है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो होता है जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप मेजर कर सकते हो, तो क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन स्टोर, वेट, वेल्थ, ये सब हो जाएगा स्टॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाता है या उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो है लॉ ऑफ डिमांड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो, तो सर्कुलर फ्लो में दो होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, मनी फ्लो को मॉनेटरी फ्लो भी बोलते हैं, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर दी फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो, इनमें से कौन सा है जिसको फ्लो में इंक्लूड किया जाता है, तो फ्लो वो होता है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है, तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम तीनों फ्लो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन फोर सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल का होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर सिर्फ टू सेक्टर रहता है तो सी प्लस आई, थ्री सेक्टर सी प्लस आई प्लस जी, फोर सेक्टर में ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट नेशनल इनकम एक फैक्टर कॉस्ट क्या कहलाता है, तो फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल इनकम कहलाता है नेशनल इनकम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड। तो यानी कि एक ईयर में, एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसका मार्केट वैल्यू कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम दे दिया गया है, इसको एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ पर बिहार बोर्ड को ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पे प्रोडक्ट देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। किस सेक्टर को इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाता है। तो इकोनॉमी में तीनों सेक्टर इंक्लूड होता है। ये क्या बच्चों वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर में किसको इंक्लूड किया जाता है। तो लैंड, माइनिंग, फॉरेस्ट, जो भी आप देखिएगा, जो भी ये नेचुरल रिलेटेड हो, प्रकृति से रिलेट करता हो, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में किसको इंक्लूड किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग को। विच ऑफ आर ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। तो नेशनल इनकम वाले में अपने पढ़ा होगा प्रॉफिट के कंपोनेंट। तो डिविडेंड भी होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स भी होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार्टर सिस्टम का एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सिस्टम होता था, कोई म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा सब एक दूसरे की मदद करते थे, कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं थी। तो ऑल ऑफ दी एबव। मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का काम करती है, यानी मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने कहा था। तो ये कहा था हॉटली विदर्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ मनी इज। मनी का फंक्शन क्या है। मनी का फंक्शन है, मनी फंक्शंस ऑफ मनी आर फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। यहाँ पे मीडियम भी है, मेजर भी है, स्टोर भी है, स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी ये तीनों तो है ना। तो ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी कौन है। लीगल टेंडर मनी वो जिसको सरकार जो है लीगल बोल दे कि ये इसको कहीं पर भी एक्सेप्ट किया जाए, इससे एक गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज किया जाए, तो वो सर्कुलेटेड पेपर मनी जो प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन कौन है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्रेडिट, क्रिएशन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे बोला है क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला 1/CRR, लेकिन असल में 1/LRR होता है। LRR होता है जो CRR प्लस SLR को ऐड करके आता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट बोर्ड की बुक में 1/CRR है, CRR है, तो इसलिए यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है। इशू करेंसी इशू करता है, या कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, प्रोवाइड यानी कि कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है BNC। तो करेंसी जो इशू करने का है वो सेंट्रल बैंक का है। कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कस्टमर को लोन प्रोवाइड करना, ये कमर्शियल बैंक का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा कौन सी टाइप की करेंसी इशू की जाती है। तो यहाँ पर कुछ गलत कर दिया गया। सेंट्रल बैंक सिर्फ पेपर मनी इशू करता है, वो भी 1 रुपी नोट को एक्सेप्ट करके, यानी 1 रुपी नोट की सेंट्रल बैंक नहीं इशू करता है। 1 रुपी नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट है इंडिया में जो अभी चल रहा है वो सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो यहाँ पर गड़बड़ किया है। करेंसी में नोट और कॉइन्स दोनों, पेपर और कॉइन्स दोनों आ जाएगा, यानी नोट और कॉइन्स। और क्रेडिट मनी तो कमर्शियल बैंक का है। कॉइन्स जो होता है 1 रुपी नोट और कॉइन्स, ये फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इसको इशू करता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ पर ऑप्शन सब गलत है। हु इशूज पेपर करेंसी इन द इकोनॉमी। देखिए यहाँ पर फिर सही है, पेपर करेंसी को कौन इशू करता है। तो सेंट्रल बैंक, लेकिन 1 रुपी वाला को नहीं करता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सुटेबल सेंट्रल बैंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 रुपी आजकल उतना इशू भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यानी क्रेडिट को कंट्रोल करने का 2 मेथड है, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। तो ये सब क्वांटिटेटिव है, ये सिर्फ क्वालिटेटिव है। अब देखिए क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो कमर्शियल बैंक करता है, लेकिन उसको कंट्रोल जो होता है सेंट्रल बैंक करता है, ये बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है। तो इसको सेंट्रल बैंक करता है, और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्रेडिट मनी इज इंक्रीज। क्रेडिट मनी बढ़ जाता है, यानी उधार देने का जो मुद्रा है वो बढ़ जाता है। कब। जब CRR क्या होता है, फॉल होता है। जब CRR फॉल होगा तभी तो क्रेडिट ज़्यादा कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड। नरसिम्हम कमेटी जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कुल कितने बैंकों को मर्ज करके नेशनलाइज किया गया था। तो वो 6 बैंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द ग्रेट डिप्रेशन कार्व इन विच ईयर, यानी ग्रेट डिप्रेशन जो आया था अमेरिका में आया था वो किस ईयर आया था, तो 1929 में आया था, और कब तक चला था, 1939 तक चला था। विच इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन, यानी जहाँ पर जो इनकम एंड प्रोडक्शन में जो होता है लेवल ऑफ, उसमें जो डिमांड और सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे से मीट करता है तो इक्विलिब्रियम लेवल बनता है। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाए तो क्या होता है, तो डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, तो ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केन्सियन मल्टीप्लायर थ्योरी एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी केन्सियन मल्टीप्लायर थ्योरी जो है वो इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। विच वन इज इंक्लूडेड इन फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में क्या इंक्लूड किया जाता है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इस पॉलिसी को, तो इसमें तीनों इंक्लूड होता है जनरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है जिससे ना तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़े ना आपका एसेट कम हो, तो ये कौन है, रिकवरी ऑफ